जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी को आजकल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है। करोड़ों करोड़ में बड़े बड़े वकील तो वो खड़े करती है, सुप्रीम कोर्ट में दलीलें तो देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के हाथ में कुछ खास लगता नहीं है। जैसे कि अभी हुआ है, ममता बनर्जी को जो 10 साल से उन्होंने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोका था, डियरनेस अलाउंस रोका था, अब वो डियरनेस अलाउंस उनको देना पड़ेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। बंगाल के लोगों का महंगाई भत्ता उन्होंने रोका था, जो बंगाल के सरकारी कर्मचारी हैं। ये पश्चिम बंगाल में ये सरकार चला रही है 15 साल से, और 10 साल से ये महंगाई भत्ता रोककर बैठी हुई है। यानी कि सैलरी ही नहीं बढ़ रही है लोगों की। जो यहाँ केंद्र सरकार डियरनेस अलाउंस बढ़ाती है, हर बार खबरें आती हैं कि महंगाई बढ़ती है हर साल, तो महंगाई भत्ता भी बढ़ता है, लेकिन ममता बनर्जी राज्य में नहीं बढ़ाती, और जिसके कारण 10 साल से ये डीए अटका हुआ था। अब ममता बनर्जी की सरकार को 20 लाख कर्मचारियों को ये डीए देना पड़ेगा। और ममता बनर्जी के लिए सबसे तकलीफदेह बात ये है कि ये इसकी पहली किश्त 25% की किश्त उन्हें होली के आसपास 6 मार्च तक चुकानी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब आपको देना तो पूरा 100% होगा, लेकिन उसमें से 25% आप अभी दीजिए 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, और उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया है कि बाकी का पैसा कैसे किश्तों में दिया जाएगा। अब ममता बनर्जी जो रोना रो रही थी कि पैसा नहीं है हमारे पास, हमारा पैसा केंद्र के पास है, हमारा पैसा यहाँ अटका है वहां अटका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपकी जो वित्तीय स्थिति है उससे किसी का अधिकार नहीं खत्म हो जाता है। अगर किसी को अधिकार दिया गया है कि उनको डीए उनका बढ़ाया जाएगा, तो फिर आपको उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आप मुकर नहीं सकते हैं कि आपकी राज्य सरकार की वित्तीय हालत खराब है तो आप जो है डियरनेस अलाउंस नहीं दे सकते हैं। दूसरे राज्य तो दे ही रहे हैं, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, तो आप इसके लिए व्यवस्था कीजिए। देखिए, राज्यों ने व्यवस्था की है कि डियरनेस अलाउंस जैसे केंद्र सरकार बढ़ाती है तो उसी के साथ वो भी बढ़ा देते हैं, तो वो उसी रेट पर उसी पर बढ़ जाता है, उसी महंगाई भत्ते के अनुसार जो महंगाई है उसी के अनुपात में बढ़ जाता है। राज्य दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने रोक के रखा था, क्योंकि इनकी सरकार में इन्होंने बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन बंगाल की आर्थिक हालत इन्होंने खराब करके रखी है। बंगाल सरकार पर इस वक्त ये जो पिछला अभी जो फाइनेंशियल ईयर इस वक्त जो चल रहा है 25 से 26, इसमें इनके ऊपर 7.5 लाख करोड़ का कर्ज है, और ये आने वाले समय में अगले वित्तीय वर्ष में 8 लाख करोड़ हो जाएगा। और आप इसकी गंभीरता को ऐसे समझिए कि इनका जो रिवेन्यू रहा, चाहे टैक्स से आया चाहे नॉन टैक्स एरिया से आया है, इनका रिवेन्यू वो आया है 1,10,000 करोड़ रुपए। 1,10,000 करोड़ रुपए इन्हें राजस्व प्राप्त हुआ, यानी कि इनकी आय हुई है, और उसमें से 45,000 करोड़ रुपए चले गए ब्याज चुकाने में, जो इन्होंने कर्ज लेके रखा है केंद्र से या और जो दूसरी व्यवस्था है आरबीआई वगैरह की, इन सब से जो कर्ज लेकर रखा है उसमें 45,000 करोड़ इनका कर्ज में चला जाता है। अब जो बचा है वो राज्य में खर्च होगा। आपका आधा तो चला गया, 42% लगभग आपका पैसा ब्याज चुकाने में निकल गया, तो अब आप राज्य पर क्या खर्च करेंगी? इसीलिए इन्होंने रोक लिया, सरकारी कर्मचारियों से काम कराओ लेकिन पैसा मत दो। लेकिन इस बीच भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि ममता बनर्जी वैसे तो रो रही है, पैसों की बात कर रही है कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है, कर्जा बहुत है, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले बताया था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर, इन ब्रैकेट मुसलमान ही समझिए, वो उन्हीं को याद दिला रही थी कि अल्पसंख्यकों पर खर्च होने वाला पैसा उन्होंने 100 गुना बढ़ाया है, 100 गुना। ये उन्होंने बताया एक बैठक में कि 2010-11 में जब उनकी सरकार नहीं थी तब वो खर्च हुआ करता था 472 करोड़ रुपए, लेकिन आज उन्होंने बताया है कि ये खर्च हो गया है 5600 करोड़ रुपए। यानी कि ममता बनर्जी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में मुसलमानों पर 100 गुना खर्च बढ़ा दिया। 5600 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं एक साल में। और अगर आप इस हिसाब से लगाएं, ये जो डियरनेस अलाउंस की बात हो रही है कि ये 10 साल से रुका हुआ है, इसमें ममता बनर्जी के 43,000 करोड़ रुपए लगेंगे। एक तरह से तो आप ये समझिए जो रिवेन्यू हुआ है, जो बचा हुआ है उसमें से ब्याज के बाद वो पूरा इसी में चला जाएगा। तो 43,000 करोड़ रुपए की अगर बात है तो इसमें आप
इसको भाग कर लीजिए कि 10 साल से इन्होंने नहीं दिया है। आप 10 साल से नहीं दिया है तो अगर आप इसको भाग करेंगे तो ये 4300 करोड़ रुपए बनेगा। अब आप 5000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रही है अल्पसंख्यकों पर, और 10 साल के हिसाब से, वैसे तो एक जैसा नहीं होता है हर साल, लेकिन एक हम औसत माने तो 4300 करोड़ रुपए बनते हैं डीए के। तो आप कुछ पैसा इधर नहीं दे सकती थी? आपको उधर 100 गुना वृद्धि करने की क्या जरूरत थी? मदरसा बनाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे, हॉस्टल बनवाएंगे, स्कॉलरशिप देंगे, टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाएंगे, यानी कि उर्दू पढ़ाने वाले टीचर्स की, उनके लिए ओपनिंग्स करेंगे नौकरियों की, तो इस सब पे आप पैसा खर्च करेंगी, लेकिन आप महंगाई भत्ता नहीं देंगी। तो अब आपको ये भी समझना होगा कि जो ममता बनर्जी के पास बंगाल के लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, ब्याज के बाद जो बच रहा है उसे ममता बनर्जी कहाँ खर्च कर रही है। 42,000 करोड़ आपके पास अगर बच रहा है राजस्व, तो 5,000 करोड़ तो आप उसमें से खर्च कर दे रही है अल्पसंख्यकों पर, बाकी आप इधर खर्च कर रही हैं, और इसलिए आपके पास तनख्वाह बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। तो आपके पैसों का क्या उपयोग हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है? ये बंगाल के लोगों के लिए इसको जानना समझना जरूरी हो जाता है। अगर ये उसमें कुछ कटौती कर देती तो ये कुछ हद तक डीए दे सकती थी, लेकिन सब तो आपको डाल देना है केंद्र के ऊपर। केंद्र के पास पैसा अटका है, केंद्र का पैसा भी तो आपके पास अटका है। कितनी योजनाएं ऐसी रही है जिसमें इन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे, केंद्र ने पैसा दिया, इन्होंने योजना लागू नहीं की तो केंद्र ने पैसा रोक लिया। जो चीजें अगर राज्य और केंद्र के सहयोग से हो रही है उसमें कुछ पैसा राज्य सरकार लगाती है, कुछ केंद्र सरकार लगाती है। उसमें अगर राज्य सरकार लागू नहीं करती है तो केंद्र पैसा नहीं देता। जैसे कि अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है उसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी भी है, तो अब जो राज्य इसको लागू नहीं कर रहे हैं, जो इसके लेकर अड़े हुए हैं, तो फिर उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पैसा क्यों मिलेगा केंद्र सरकार से? आप उसकी नीतियों को लागू तो कीजिए। तो ममता बनर्जी का पैसों का रोना तो यहीं पर इनकी पार्टी की पोल खुल जाती है, इनकी सरकार की पोल खुल जाती है कि ये लोग ये जो रेवड़ियां बांटने में, और खास तौर से किसी एक वर्ग को रेवड़ियां बांटने में इतने व्यस्त हैं कि इन्हें दूसरों की कोई चिंता नहीं है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। क्यों नहीं इन्होंने डीए बढ़ाया? क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ मुसलमान तो कवर नहीं होते, उसमें तो हिंदू भी होता, और जो सिखों, जैन और बौद्धों की जो थोड़ी बहुत संख्या है उसमें से भी कुछ लोग कवर होते। इसी में तो भाई दलित हिंदू भी आ जाते हैं, ओबीसी भी आ जाते हैं, जिनके यहाँ पॉलिटिक्स करते हैं जिनके नाम पर, उनमें सरकारी कर्मचारियों में एससी एसटी ओबीसी भी तो शामिल है। उनका भी पैसा नहीं बढ़ाया आपने। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली तो है आपके लिए हिंदू, और आपको उन पर खर्च करना पड़ता, और खर्च आपने कहीं और किया है तो वो दिखता नहीं ना, वो लगता अच्छा कर लिया, सब पर हो गया। ये तो वहां तो इन्होंने दिखाना है कि मैंने देखो सिर्फ आप पर किया है। तो ममता बनर्जी पैसे को कहाँ डाइवर्ट कर रही है, ये चीजें इससे सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल इनकी मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि इनके पास अभी पैसा तो उतना है नहीं इनकी सरकार के पास, और अभी इन्हें रिलीज करना पड़ेगा डीए। इसलिए कोर्ट पे इन्होंने फिर से बार बार पिटीशन डाल के इसको जो है सोच रही थी टलता रहे। अब इन्हें पैसा जारी करना पड़ेगा। अब पैसा जारी करेंगी तो देखिए आखिरी जो चुनाव के समय की आखिरी स्थितियां होती हैं उसमें सरकारें घोषणाएं करती हैं कि फलाना कर देंगे, ठिकना कर देंगे, या पैसा भी जारी कर देती हैं कुछ योजनाओं के तहत तुरंत, तो वो कहाँ से करेंगी? चुनाव तो अभी अप्रैल में है, मार्च तक इन्हें डीए देना है, और ये तो सबको पता है कि डीए देने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की जोर जबरदस्ती लगी है, और उसमें भी बीजेपी नेताओं का उसमें उनकी तरफ से भी याचिका थी और उनकी भी कोशिश थी, तो उससे आया है। तो ममता बनर्जी तो क्रेडिट भी नहीं ले पाएंगी कि मैंने डीए बढ़ा दिया है आपका। तो यहाँ पर ममता बनर्जी इस वक्त उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फैसला आया जिससे अब उनकी सरकार परेशान है। इसी तरह से चुनाव आयोग के मामले में हुआ, जब ममता बनर्जी खुद गई सुप्रीम कोर्ट में, पूरा ड्रामा का ही दिन था। वहां पर चंद लाइनें बोलने पहुंची थी, क्लाइंट के तौर पर पहुंची थी, और हंगामा ऐसा कर दिया कि अपना केस लड़ने जा रही हैं। वहां वकील लगे हुए थे। तो वहां एक बात ये उठी कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर, जो इसी ने कहा कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है वेस्ट बंगाल की सरकार से, हमें पर्याप्त कर्मचारी नहीं मिलते हैं, राज्य की तरफ से हमारे पास सहयोग नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पूछा भी कि आपकी सरकार जो है, उनके वकील से ही पूछा कि आपकी सरकार जो है वो पर्याप्त कर्मचारी क्यों नहीं दे रही है? आखिर चुनाव आयोग को जब कर्मचारी मिलेंगे तभी तो वो काम समय पर और तेजी से कर पाएगा। और इसके साथ ही एक दो चीजें और भी सामने आई कि कैसे इनकी सरकार में ईसी को परेशान करने की कोशिश हो रही है। जैसे कि इनकी एक इंजीनियरिंग पीएसयू है, इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में,
मैकिन्टोश बर्न लिमिटेड, MBL नाम है। इस कंपनी को PSU है, राज्य सरकार के तहत है ये कंपनी। तो उस कंपनी को कहा गया था कि जो 80,000 बूथ हैं उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपको करना है, उनका मरम्मत करनी है, जीर्णोद्धार करना है, चुनाव के लायक उनको बनाना है 80,000 बूथों को। अब इन लोगों ने 13 अक्टूबर को कंपनी जो है वो लेटर लिखती है चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग को, कि हमें इस काम से दूर रखिए, हम ये नहीं करने में सक्षम है, तो आप हमको इससे निकाल दीजिए। हमारा कोई ऐसा करार भी नहीं हुआ है। जबकि PWD ने, जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है राज्य सरकार का, वो इनको ये काम सौंप चुका है कि आपको 80,000 बूथों पर मरम्मत का काम करना है। और जब ये काम सौंपा गया उसके 3 महीने बाद आप लेटर लिख रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, तो जब आप अगर इतने दिनों में आप ये लिख रहे हैं तो उसके बाद फिर किसको लिया जाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बूथों को ठीक करेगा? यही आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी, क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन है कंपनी, तो ममता बनर्जी की सरकार इसे इन्फ्लुएंस कर रही है कि अगर बूथों का काम ठीक से नहीं होगा तो वहां गड़बड़ी करना संभव हो सकता है, कि अगर बूथ में एंट्री एग्जिट की बात होती है, वहां पर किस तरह से बूथ बनाया जाएगा, कहां पर मशीन होगी, तो कुछ हर जगह बूथ अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, तो वहां पर इस कंपनी को दिया गया कि उन जगहों की मरम्मत की जाए। लेकिन इन्होंने हाथ पीछे खींच लिए, ताकि अब समय कम बचेगा तो मरम्मत में देर लगेगी या फिर चुनाव और लंबा खिंच जाएगा। तो ये ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया है कि ये पूरा सहयोग नहीं दे रही है और इस तरह से बैकडोर से चुनाव आयोग को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से जब चुनाव आयोग ने अपने माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए, 7,000 माइक्रो ऑब्जर्वर और कुछ स्पेशल ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जो केंद्र के कर्मचारी थे, तो ममता बनर्जी ने भी 23 जगहों पर अपने स्पेशल ऑफिसर्स भेजे हैं। 27 जनवरी का ऑर्डर है कि ये 23 जगह, अब 23 जगह भी ममता बनर्जी ने चुनकर निकाली होंगी कि 23 में क्यों भेजे आपने, बाकी सब में क्यों नहीं भेजे? वो कुछ खास जगह थी जहां पर आपको खास लोग चाहिए, तो आपने वहां पर स्पेशल ऑफिसर्स भेजे हैं। क्या करेंगे वो ये करेंगे कि ममता बनर्जी के अनुसार काम हो पा रहा है या नहीं। अब केंद्र के कर्मचारी हो, वो तो उनको तो इससे मतलब है नहीं कि TMC जो चाहती है वो हो या ना हो, उन्हें तो मतलब है कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार होना चाहिए। लेकिन अब जो ममता बनर्जी विशेष तौर पर भेज रही है तो विशेष मकसद के साथ भेज रही होंगी। अब वो मकसद क्या आपके चुनावी मकसद से जुड़ा हुआ है? वरना क्या मतलब है, आप डेवलपमेंटल वर्क देखने के लिए भेज रही है, अचानक से किस तरह का डेवलपमेंटल वर्क वो देख रहे हैं? तो ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग ने ऑफिसर्स लगाए हैं, स्पेशल ऑब्जर्वर्स लगाए हैं, उनको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी भेज रही है, ताकि इनकी तरफ से जो ये इनकी पार्टी सोच रही है उस तरह से काम होता रहे। तो ये ममता बनर्जी के ऊपर इस तरह के आरोप भी लगे हैं। तो ममता बनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छी खबर नहीं आ पा रही है, चाहे वो चुनाव आयोग को लेकर हो, ना चुनाव आयोग रुका, और ऊपर से अब SIR लगभग खत्म होने वाली है, हियरिंग चली रही है, तो कुछ वहां से ममता बनर्जी के हित में आया नहीं। ऊपर से अब ये लाखों का खर्चा भी ममता बनर्जी पर आ गया है। तो अब चुनाव से पहले दिल्ली का ड्रामा तो वो करके आ गई हैं, पर यहाँ बंगाल की जो चुनौतियां हैं वो उनके सामने ऐसे ही मुंह भाए खड़ी हुई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।